गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट चल रही थी सेकंड, अणुकक्षक सिद्धांत। इसमें हम पढ़ेंगे आज की क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ वैलेंस बॉन्ड मॉडल ऑफ H2 मॉलिक्यूल किस प्रकार से बनता है, उसके लिए संयोजकता बंध सिद्धांत है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड मॉडल है, ये संयोजकता बंध सिद्धांत है, एक ही नाम है इसका। किसके द्वारा दिया गया था? ये सबसे पहले दिया गया था ये हिटलर और लंदन के द्वारा। उसके बाद में इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया इसमें पोलिंग और स्लेटर के द्वारा। पहले 2 साइंटिस्ट आए, फिर 2 साइंटिस्ट और आए, उन्होंने इसमें के अंदर क्या किया था? इम्प्रूवमेंट सुधार किया था। इस कारण से इस सिद्धांत को HLSP सिद्धांत भी कहा जाता है। तो HLSP सिद्धांत, इसमें जो साइंटिस्ट के नाम है ना उसके आधार पे किया जाएगा। H से हिटलर, L से लंदन, S से स्लेटर और P से क्या बनेगा? पोलिंग बनेगा। तो इसमें लिखा जाएगा कि सर्वप्रथम ये सिद्धांत हिटलर और लंदन के द्वारा दिया गया। उसके बाद इस सिद्धांत में पोलिंग और स्लेटर नाम के 2 साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस सिद्धांत के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट किया था। इस कारण से इस सिद्धांत को HLSP सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इन चारों वैज्ञानिकों ने वैलेंस बॉन्ड मॉडल जो H2 का मॉडल था उसमें क्या क्या बातें बताई थी वो हमें यहाँ पे लिखनी है। तो फर्स्ट, सबसे पहली बात इस मॉडल के अंदर क्या बताई इन्होंने कि कोई भी मॉलिक्यूल या अणु बनने में संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। उस परमाणु के आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों का इसमें कोई योगदान नहीं होता है। तो फर्स्ट लाइन क्या रहेगी कि सहज संयोजक बंध बनने में 2 परमाणुओं के बीच जब अणु बनता है तो 2 परमाणुओं के बीच सहज संयोजक बंध बनने में उस परमाणु के केवल संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन, संयोजकता कोष के अंदर वाले क्या कहलाएंगे? अंदर वाले कहलाएंगे आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन। आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों का सहज संयोजक बंध बनने में कोई योगदान नहीं होता है। ये बताया गया था वैलेंस बॉन्ड मॉडल के अंदर इन चारों साइंटिस्ट के द्वारा पहली लाइन में। उसके बाद में नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया कि बंध बनने के बाद यानी कि Ha और Hb के 2 परमाणु थे एटम, दोनों ने मिलके एक H2 का अणु बना लिया। तो H2 का अणु बन गया, ये बॉन्ड बन गया Ha और Hb के बीच में सहज संयोजक बंध बन गया। तो ये बंध बनने के बाद में Ha का इलेक्ट्रॉन और Hb का इलेक्ट्रॉन दोनों इस बॉन्ड में आ गए। तो बंध बनने के बाद में ये जो Ha और Hb परमाणु के इलेक्ट्रॉन थे वो अपनी पहचान खो देते हैं, अर्थात कि ये बॉन्ड बनने के बाद में यह पहचान करना कठिन हो जाता है कि Ha का इलेक्ट्रॉन कौन सा है इनमें से और Hb का इलेक्ट्रॉन कौन सा है। बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इनमें से एक Ha का है और एक Hb से है। लेकिन इसके अंदर H2 का अणु बनने के बाद या Ha और Hb परमाणु के बीच में बंध बनने के बाद में दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी पहचान खो देते हैं, अर्थात यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना कठिन हो जाता है कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉनों में से Ha परमाणु का इलेक्ट्रॉन कौन सा है और Hb परमाणु का इलेक्ट्रॉन इनमें से कौन सा है। सेकेंड लाइन ये लिखी जाएगी इसमें। थर्ड लाइन इसमें लिखी जाएगी ये इलेक्ट्रॉन्स तो अपनी पहचान खो देते हैं, लेकिन ये जो परमाणु है Ha और Hb जो पहले अलग अलग थे, जो बाद में सहज संयोजक बंध बनने के बाद में एक दूसरे से जुड़ गए हैं, ये परमाणु अपनी पहचान नहीं खोते हैं, अर्थात बंध बनने के बाद भी परमाणु अपनी पहचान बनाए रखते हैं। ये लिखा जाएगा इसमें थर्ड लाइन में। उसके बाद में फोर्थ लाइन में क्या लिखा जाएगा कि बंध बनने के बाद में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, बंधी इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स B के पास में भी रहते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन A के पास में भी रहते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को B के वैलेंस सेल में भी काउंट किया जाएगा और A के वैलेंस सेल में भी काउंट किया जाएगा। तो अपने को लिखना गया फोर्थ लाइन में कि बंध बनने के बाद में दोनों बंधी इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के बीच इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, बंध बनने के बाद इन बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों का इन दोनों परमाणुओं के बीच आदान प्रदान होता रहता है। ये अपने को लिखना है।
ठीक है। सबसे पहले इसमें, उसके बाद में क्या लिखेंगे हम इस मॉडल के अंदर, इसमें लिखा जाएगा कि सबसे पहले जब हाइड्रोजन HA और HB के दोनों परमाणु एक दूसरे से अलग अलग उपस्थित है, यहाँ HA का है और ये HB का परमाणु एक दूसरे से दूर दूर स्थित है, कोई भी बॉन्ड नहीं बना है, उस समय इसका हैमिल्टोनियन लिखा जाएगा इस प्रकार से HA फर्स्ट प्लस में HB सेकेंड। यहाँ पे ये जो फर्स्ट किसको बोला गया है, HA के इलेक्ट्रॉन का नाम रखा गया है फर्स्ट, और HB के इलेक्ट्रॉन को क्या नाम दिया हमने, सेकेंड, 2 नंबर नाम है वो दिया है। उन्होंने बताया कि प्रारंभ में जब H2 का अणु बना हुआ नहीं होता है, उस समय HA और HB के परमाणु एक दूसरे से दूर स्थित होते हैं, उस समय इसका हैमिल्टोनियन निम्न प्रकार से लिखा जाएगा, हैमिल्टोनियन HA1 प्लस में HB। यहाँ पे 1 बोला गया है HA के इलेक्ट्रॉन को और 2 बोला गया है यहाँ पे HB परमाणु के इलेक्ट्रॉन को। ये बन जाएगी अपनी समीकरण नंबर 1। अब इसका जो हमें तरंग फलन या फिर वेव फंक्शन लिखेंगे वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको हम लिख देंगे साइन इज इक्वल टू फर्स्ट साइन ए फर्स्ट प्लस में सेकेंड साइन ए सेकेंड। ये हो जाएगी अपनी 2 नंबर समीकरण। ये समीकरण भी कब लिखी जाएगी, जब दोनों हाइड्रोजन के परमाणु एक दूसरे से अनंत दूरी पर स्थित हैं, उस समय इसके तरंग फलन को हम निम्न प्रकार से लिखेंगे। तरंग फलन को साइन भी लिख सकते हैं, फाई से भी लिख दिया, एस से लिखेंगे इसको SA/SB, क्योंकि ये एस ऑर्बिटल है ना, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 ही होता है, तब लिख दिया इसको। ये ए परमाणु का 1s A और बी वाले का क्या हो जाएगा 1s B हो जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे, ये रहेगा इस समय इसका तरंग फलन या वेव फंक्शन। उसके बाद ये दोनों परमाणु आपस में जुड़ करके क्या बना लेंगे, H2 अणु बना लेंगे। H2 अणु बनाने के इस बाद में हम इसका तरंग फलन 2 प्रकार से लिख सकते हैं। H2 अणु बनाने के बाद में हम इसका हैमिल्टोनियन या तरंग फलन है वो 2 प्रकार से लिख सकते हैं। H2 अणु बना लेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो देंगे, हम ये नहीं बता सकते कि HA का इलेक्ट्रॉन कौन सा है इस बॉन्ड में से और HB का इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है। उस समय तरंग फलन लिखा जाएगा साइन फर्स्ट, यानी H2 का अणु बनने के बाद तरंग फलन को निम्न 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। वो रहेगा यहाँ पे साइन ए परमाणु का फर्स्ट A का इलेक्ट्रॉन प्लस में साइन B सेकेंड। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं उसको हम, और उसे हम H2 का अणु बनने के बाद में उसके तरंग फलन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ये B वाला इलेक्ट्रॉन, क्योंकि A और B दोनों के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान होते रहते हैं, तो हो सकता है B का इलेक्ट्रॉन इस A वाले के पास में प्रेजेंट हो और A का इलेक्ट्रॉन है उस B वाले के पास में प्रेजेंट हो। केवल इलेक्ट्रॉन चेंज किया हमने, एक लाइन लिखी है ना कि बंद के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के बीच में आदान प्रदान होते रहते हैं, उन्हीं लाइनों से ये लिखा दिया। ये ए परमाणु के लिए, ये बी परमाणु के लिए, ये इलेक्ट्रॉन्स है ए का इलेक्ट्रॉन और बी वाले का इलेक्ट्रॉन। तो इन 2 प्रकार से हम उसके वेव फंक्शन या तरंग फलन को लिख सकते हैं। अब यदि हम इन दोनों परमाणुओं का जो तरंग फलन या वेव फंक्शन लिखें H2 अणु का, तो उसमें क्या लिखा जाएगा कि इन दोनों रेखीय तरंग फलन से जो समीकरण प्राप्त होगी साइन, यानी H2 अणु का या H2 अणु के इन दोनों तरंग फलनों के रेखीय संयोग से जो समीकरण प्राप्त होगी वो लिखी जाएगी A1 साइन फर्स्ट प्लस में A2 साइन सेकेंड। ये हो जाएगी 4 नंबर समीकरण अपनी, यानी कि H2 अणु के लिए जो ये दोनों तरंग फलन लिखे हैं इनके रेखीय संयोग से हमें निम्न समीकरण प्राप्त होगी। तो ये रहेगी जहाँ पे A1 और A2 है वो क्या रहेंगे, इसके H2 अणु के लिए मिक्सिंग कोफिशिएंट कहलाते हैं। मिक्सिंग या मिश्रित पैरामीटर कहलाएंगे। अब उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 and 4, यानी समीकरण नंबर 3 और 4 से साइन फर्स्ट और साइन सेकेंड की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी। तो ये बनेगी साइन इज इक्वल टू A1 साइन A फर्स्ट प्लस में साइन B सेकेंड प्लस में A2 के साथ में आएगा साइन A सेकेंड प्लस में साइन B फर्स्ट। ये बनेगी अपनी 5 नंबर समीकरण। ठीक है,
ये आ जाएगा इसके अंदर समीकरण नंबर 5 में, तीनों समीकरणों को मिलाने के बाद। उसके बाद देखें इसके अंदर, अब ये A1 और A2 इसमें क्या है, मिक्सिंग पैरामीटर है, मिश्रित पैरामीटर है H2 मॉलिक्यूल के लिए, और इनके जो मान है वो ऊर्जा के निम्नीकरण की सहायता से ज्ञात किए जाएंगे। A1 A2 H2 अणु के लिए मिक्सिंग पैरामीटर है जिनकी वैल्यू एनर्जी के निम्नीकरण से या ऊर्जा के निम्नीकरण से ज्ञात की जाएगी, और इस सिस्टम के लिए या H2 के लिए ऊर्जा को निम्न समीकरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ये लिख के डैश लगाना है। आपको ऊर्जा किससे ज्ञात करेंगे आप, समेशन साइन एच कैप साइन स्टार D2 अपॉन में समेशन साइन स्क्वायर D2, ये वाला होता है यहाँ पे। तो ऊर्जा का जो इस सिस्टम है H2 का मॉलिक्यूल बना है उसकी ऊर्जा हम निम्न समीकरण की सहायता से ज्ञात कर देंगे। साइन तो क्या हो जाएगा फंक्शन, और साइन जो स्टार लगा हुआ है वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साइन। साइन तो क्या है, स्वयं तो क्या है, फंक्शन है, वेव फंक्शन हो जाएगा, इसको तो बोलेंगे हम वेव फंक्शन, और साइन स्टार लगाया हुआ है यहाँ पे वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साइन, यानी इस साइन का जटिल संयुग्मन क्या हो जाएगा, साइन स्टार हो जाएगा। और इसमें जो D2 लिखा हुआ है वो dx dy और dz तीनों को चाहे अलग अलग लिखो चाहे इन तीनों को एक साथ में लिखो, एक ही बात है। तो dx dy dz तीनों अक्सिस को मिला करके D2 की फॉर्म में यहाँ पे लिखा जाता है। तो इस समीकरण की सहायता से यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल की एनर्जी को हम ज्ञात करते हैं। उसके बाद देखें इसमें एनर्जी को ज्ञात करने के बाद में अपोलिंग ने ये बताया कि जो H2 का मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या होता है, रिजोनेंस होता है, अनुनाद होता है। तो उसने बताया कि H2 का जो मॉलिक्यूल है उसमें Ha और Hb परमाणु के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो 100% कोवेलेंट नहीं होता है, उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर भी पाए जाते हैं। ऐसा किसने बताया था, अपोलिंग ने। क्योंकि कोई भी बॉन्ड है 100% आयनिक या कोवेलेंट नहीं होता है, कोवेलेंट होगा उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर मिलेंगे, और आयनिक बॉन्ड होता है उसमें कुछ ना थोड़े बहुत मात्रा में कोवेलेंट कैरेक्टर भी पाए जाते हैं। तो इसमें पोलिंग ने बताया कि H2 के मॉलिक्यूल में Ha और Hb के परमाणु के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो कम्प्लीटली 100% कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होते हैं, यानी उसके कुछ मात्रा में उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं। इस कारण से हम H2 अणु का जो वेव फंक्शन है उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसने बताया, ये दो लाइनें लिखने के बाद हम लिखेंगे कि H2 अणु के वेव फंक्शन को उनके बीच में जो Ha और Hb का परमाणु है उसके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर मानते हुए इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन ए फर्स्ट प्लस में साइन बी सेकेंड, और फोर्थ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, साइन बी पहले लिख दिया, इस बार 1 यहीं पे रहेगा, और साइन ए 2। ये जो समीकरण होगी इनकी सहायता से भी हम H2 अणु के वेव फंक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुल जो ये किसको मानते हैं हम, ये बताते हैं कि ये जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है, कुछ मात्रा में इसमें आयनिक गुण भी प्रेजेंट है। यहाँ पे गुणा का साइन आएगा, प्लस वाला किस में आएगा, जो साइन फर्स्ट था और साइन सेकंड था ना वो किसको मान के लिखी हुई थी कि H2 के अणु में जो बॉन्ड प्रेजेंट है Ha और Hb के बीच में वो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये मानते हुए दो फंक्शन दिए थे, और आयनिक मानते हुए दो फंक्शन और दिए जाएंगे। तो इसका जो टोटल फंक्शन है वो लिखा जाएगा यहाँ पे साइन थर्ड प्लस में साइन फोर्थ को मिला करके H2 अणु का आयनिक बॉन्ड मानते हुए ये दोनों यहाँ पे लिखे जाएंगे। आगे समझ में ये रहेगा, यानी ये किसको मान के लिखा हुआ है, आयनिक बॉन्ड मान के हमने लिखा। उसके बाद में लिखा कि जो H2 का अणु है, हम अब ये मानेंगे कि H2 अणु के अंदर जो Ha और Hb परमाणु के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है वो कोवेलेंट भी है आयनिक भी है, दोनों प्रकार के गुण उसमें प्रेजेंट है। तब उसका जो टोटल वेव फंक्शन है वो किसके बराबर लिखा जाए, वो रहेगा लैम्डा साइन कोवेलेंट। साइन कोवेलेंट के अंदर आएंगे फर्स्ट सेकंड, इनका टोटल योग यहाँ लिखेंगे, प्लस में लेमडा साइन आयनिक, लेमडा साइन आयनिक। आयनिक में हम लिखेंगे ये दोनों जोड़ करके, और कोवेलेंट में लिखेंगे हम साइन फर्स्ट और साइन सेकंड जो इससे पहले लिख चुके हैं
वो दोनों योग करके हमें साई कोवलेंट की जगह रखने हैं। ठीक है, तो इतना लिखें इसमें कि हाइड्रोजन अणु है, उसमें Ha और Hb परमाणु के बीच में बॉन्ड को आयनिक और कोवलेंट दोनों प्रकार का मानते हुए उसका टोटल वेव फंक्शन इस प्रकार से लिखा जाएगा, लैम्डा साई कोवलेंट प्लस में लैम्डा साई आयनिक यहाँ पे लिखा जाएगा। लिख दिया होगा। ये वाली समीकरण रहेगी उसके अंदर, सॉरी ये एन है, लैम्डा तो ये वाला रहेगा, ये रहेगा एन। एन पहले भी आ चुका है इसमें। एन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है। ये 1D बॉक्स के अंदर जब लिखा था ना पार्टिकल को, वहां पे लिखा था जहां पे एन रहेगा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट या पर सामान्यीकरण गुणांक रहेगा, और H2 अणु के लिए फॉर H2 मॉलिक्यूल H2 अणु के लिए लैम्डा की वैल्यू 1/6 के बराबर, सॉरी लैम्डा नहीं है एन है, जो परसामान्यीकरण गुणांक होता है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू H2 अणु के लिए 1/6 के बराबर होती है। ठीक है, ये था इसमें वीबीटी H2 अणु के लिए। तो इस सिद्धांत के आधार पर ये कहा जाता है कि जो H2 का अणु है उसमें Ha और Hb परमाणु के बीच में प्रेजेंट जो बॉन्ड होता है वो मुख्य रूप से तो कोवलेंट बॉन्ड सहसंयोजक बंधी होता है, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में आयनिक कैरेक्टर भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि H2 अणु का जो टोटल वेव फंक्शन है वो इसके बराबर होता है, और इसमें आयनिक वाला क्या प्रेजेंट है? वेव फंक्शन प्रेजेंट है। इसलिए हम कहेंगे कि मुख्य रूप से तो ये सहसंयोजक बॉन्ड होता है H2 अणु वाला, लेकिन इसमें कुछ मात्रा में आयनिक गुण है वो भी प्रेजेंट होते हैं। ये रहेगा आपका H2 अणु के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत। उसके बाद में संयोजक H2 अणु के लिए आ जाएगा ये MOT अणुकक्षक सिद्धांत है। तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमें वीबीटी और एमओटी संयोजकता बंध और अणुकक्षक सिद्धांत की कंपैरिजन करनी है। कंपैरिजन में हम इन दोनों में जो समानताएं हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद में जो नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो एमओटी और वीबी मॉडल है, इन दोनों की कंपैरिजन है वो हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो कंपैरिजन में हम समानताएं भी पढ़ेंगे, और उसके बाद में इन दोनों सिद्धांतों की 3-4 क्या है असमानताएं वो यहाँ पे पढ़नी है। पहले हम कंपैरिजन में पढ़ेंगे कि एमओ और वीबी मॉडल है उसकी क्या क्या समानताएं रहेंगी। तो सबसे पहले जो समानता है उसके अंदर क्या लिखा जाएगा कि संयोजकता बंध सिद्धांत और अणुकक्षक सिद्धांत दोनों ही ये मानते हैं कि परमाणुओं से मिलकर जब अणु बनता है तो परमाणुओं के बीच में कोवलेंट या सहसंयोजक बंध बनते हैं। तो फर्स्ट सिमिलरिटी या समानता इसमें लिखी जाएगी कि इन दोनों सिद्धांतों के अनुसार किसी अणु के बनने में सहसंयोजक बंध का निर्माण दोनों परमाणुओं के बीच होता है। तो दोनों ही सिद्धांत है वो सहसंयोजक बंध के बनने का समर्थन करते हैं। सेकंड में क्या समानता रहेगी दोनों सिद्धांतों की? दोनों सिद्धांत ये मानते हैं कि परमाणु कक्षकों का ओवरलैपिंग या अतिव्यापन होने से क्या बनता है? परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन होने से अणु बनेगा। दोनों सिद्धांत मानते हैं सहसंयोजक बंध बनता है, और दोनों ही सिद्धांत ये मानते हैं कि परमाणु कक्षकों के बीच अतिव्यापन या ओवरलैपिंग होने से वहां पे मॉलिक्यूल या अणु का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड में ये दोनों सिद्धांत क्या मानते हैं? इन दोनों सिद्धांतों के अनुसार आपस में ओवरलैपिंग करने वाले जो परमाणु कक्षक होते हैं उन परमाणु कक्षकों की सिमेट्री या सममिति समान होनी चाहिए, और उसके साथ में उनकी एनर्जी है वो लगभग क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो एमओटी और वीबीटी दोनों सिद्धांतों के अनुसार आपस में ओवरलैपिंग करने वाले या संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की सममिति और उनकी ऊर्जा वो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। सममिति समान हो, ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए।
नेक्स्ट जो इन दोनों में समानताएं एमओटी वीबीटी में वो रहेगी आपकी कि दोनों ही सिद्धांत है वो कक्षकों के बनने में डायरेक्शनल करेक्टर या सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुणों की व्याख्या करते हैं। एमओटी और वीबीटी दोनों सिद्धांत किसी भी अणु के बनने में जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसके बीच, परमाणुओं के बीच में, उस बॉन्ड में दिशात्मक गुणों को या डायरेक्शनल करेक्टर के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट रहेगा इसके अंदर कि इस दोनों सिद्धांतों के अनुसार जब H2 का अणु बनता है तो Ha और Hb का जो परमाणु है इनके इलेक्ट्रॉन इन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच उपस्थित होते हैं। तो इन दोनों सिद्धांतों के अनुसार अणु बनने के बाद में उस अणु का कुल इलेक्ट्रॉन घनत्व दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच या दोनों परमाणुओं के बीच उपस्थित होता है। ये रहेंगी इसमें 5 सिद्धांत, 5 समानताएं रहेंगी दोनों सिद्धांतों की। अब बढ़ने हमें इसके अंदर असमानताएं कौन कौन सी हैं एमओटी और वीबीटी के अंदर। तो असमानताओं के अंदर क्या आएगा, ऐसे 4-5 क्या है असमानताएं हैं। तो जहां भी कंपैरिजन करने आए वहां पे समानताएं भी लिखनी है और असमानताएं भी लिखनी है। तो समानताओं में इसके अंदर और क्या आएगा, सॉरी असमानताओं में सबसे पहले लिखेंगे कि वीबीटी के अनुसार तो क्या होता है कि अणु बनने के बाद भी हम उस अणु की व्याख्या एटम्स या परमाणुओं के रूप में करते हैं, जबकि एमओटी के अनुसार कोई अणु बन गया तो हम उसकी व्याख्या अणु के अनुसार करेंगे। हम ये मान लेंगे कि अणुओं का रेखीय संयोग हो गया, परमाणु बन गया, सॉरी परमाणुओं का रेखीय संयोग हो गया और अणु बन गया। अब ये जो अणु बन गया इसकी व्याख्या हम इस अणु की कक्षक है उसके आधार पर करेंगे। जबकि वीबीटी में ये माना जाता है कि अणु बनने के बाद भी परमाणु अपनी पहचान नहीं खोते हैं और वे अलग अलग अपनी परमाणविक अवस्था में ही बने रहते हैं। तो फर्स्ट लाइन लिखी जाएगी कि वीबीटी के अनुसार तो H2 अणु है वो बनने के बाद भी, H2 अणु बनने के बाद भी उसके अंदर परमाणुओं के रूप में ही उस अणु की व्याख्या की जाएगी, जबकि एमओटी के अनुसार उस अणु की व्याख्या वहां परमाणुओं के रूप में नहीं करके अणुओं के रूप में ही की जाती है। इसी कारण से इसका जो तरंग फलन है वो भी लिखा जाएगा कि वीबीटी के अनुसार संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार तरंग फलन है वो आएगा साइन ए फर्स्ट प्लस में साइन बी सेकेंड प्लस में साइन ए सेकेंड प्लस में साइन बी फर्स्ट, इस प्रकार से लिखा जाएगा। हम ये मान लें कि एक बार इलेक्ट्रॉन एक के पास है, दूसरे वाला इलेक्ट्रॉन बी के पास है, फिर ये मान लिए कि बी का इलेक्ट्रॉन ए के पास आ गया और ए वाला बी के पास आ गया। वीबीटी के अनुसार जो तरंग फलन है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, जबकि एमओटी के अनुसार जो इसका तरंग फलन होता है उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, साइन एमओ। उसमें माना जाएगा कि पहले दोनों इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, साइन बी के पास में भी क्या मानेंगे पहला इलेक्ट्रॉन और दूसरे में क्या मानेंगे साइन ए के पास में दूसरा इलेक्ट्रॉन प्लस में साइन बी के पास में दूसरा इलेक्ट्रॉन। इसमें एक ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन क्या होनी चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। ठीक है। अब इसमें बात आती है दूसरी असमानता में इनकी ऊर्जा की, कि ऊर्जा को किस प्रकार से लिखा जाता है। इसके अंदर ऊर्जा में देखें इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो इसमें लिखा जाता है कोई भी अणु बन जाता है तो उस अणु का स्थायित्व हम किसके रूप में मानते हैं कि परमाणुओं की ऊर्जा अधिक होती है, और परमाणुओं से जब वहां पे अणु बन जाता है कि परमाणुओं से मिलके जब अणु बनता है तो परमाणुओं की कुछ ऊर्जा होती है ना वो उत्सर्जित हो जाती है। परमाणु है Ha और Hb, दोनों आपस में मिलके H2 का अणु बनाएंगे। जब ये H2 का अणु बनाते हैं तो इन परमाणुओं की ऊर्जा कुछ कम हो जाती है। ऊर्जा कम हो जाएगी तभी तो H2 अणु का स्थायित्व क्या होता है, बढ़ जाता है। H2 अणु की ऊर्जा कम है लेकिन स्थायित्व इन दोनों से क्या है, ज्यादा है। इसी कारण से ये रिएक्शन संपन्न होती है और H2 अणु है वो बनता है। यदि H2 अणु का स्थायित्व है वो इन दोनों परमाणुओं से कम होता तो H2 का अणु यहाँ पे कभी नहीं बनता। अणु तभी बनता है जब उसका स्थायित्व इन परमाणुओं से अधिक हो, और परमाणुओं से अधिक स्थायित्व अणु का कब होगा, जब परमाणुओं से अणु बनते समय परमाणुओं की कुछ ऊर्जा वो बाहर निकल जाए। तो अब इस जो यहाँ पे ऊर्जा है उसको हम एमओटी के अनुसार किस प्रकार से लिखेंगे,
और वीबीटी के अनुसार ऊर्जा को हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो एमओटी के अनुसार तो हम ऊर्जा को किसके रूप में लिखेंगे, साइन फर्स्ट एच कैप साइन सेकंड डीटो इस रूप में लिख देंगे। और वीबीटी के अनुसार हम इसको लिखेंगे साइन फर्स्ट या फिर साइन ए फर्स्ट साइन बी सेकंड एच कैप साइन ए सेकंड साइन बी फर्स्ट डीटो इस फॉर्म में। तो वीबीटी एमओटी के अनुसार ऊर्जा इस प्रकार से लिखी जाती है। कौन सी ऊर्जा जो एच परमाणु से अणु बनते में बाहर उत्सर्जित हो गई थी, बाहर निकल गई थी, वो ऊर्जा है यही। एमओटी के अनुसार इसे इस प्रकार से लिखा जाएगा और वीबीटी के अनुसार इसे इस प्रकार से लिखा जाता है। तीसरी असमानता इन दोनों के अंदर क्या रहेगी, यदि अंतरनाभिकीय दूरी H2 का अणु बन गया, H2 अणु बनने के बाद में Ha का नाभिक और Hb का नाभिक इस प्रकार से मान लीजिए। तो H2 का अणु बनने के बाद में Ha और Hb के नाभिकों के बीच की दूरी है वो क्या कहलाएगी, अंतरनाभिकीय दूरी या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहलाएगी। ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यदि कम हो तब तो एमओटी सिद्धांत बेस्ट होता है, यानी इससे जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं वो सही माने जाएंगे। और यदि इस अंतरनाभिकीय दूरी का मान ज्यादा हो उस समय वीबीटी सिद्धांत है, संयोजकता बंध सिद्धांत, उसके से जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं वो वाले सही माने जाते हैं। आगे समझ में ये रहेंगी इसकी तीन असमान। तो लास्ट में इसका रिजल्ट यही निकलता है कि वीबीटी सिद्धांत की तुलना में एमओटी सिद्धांत तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इससे प्राप्त जो भी रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं H2 अणु के बारे में या किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में वो वाले ज्यादा सही है वो होते हैं। इस कारण से वीबीटी की तुलना में एमओटी सिद्धांत को अधिक अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये रहेगी आपकी यूनिट सेकंड कंप्लीट होगी। उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे।